नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे बिल्स इन इंडियन पार्लियामेंट यानी भारत के संविधान के हिसाब से इंडियन पार्लियामेंट कौन कौन से तरीके के बिल्स जो हैं वो पास करती है, उनकी कैटेगराइजेशन कैसे होती है, किसको कितनी मेजॉरिटी चाहिए होती है, ये सारा डिस्कशन हम आज के इस वीडियो के अंदर करेंगे। हमारी जो सीरीज चल रही है सीयूईटी जीके की, उसका ये अगला लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग पॉलिटिकल साइंस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो बिना टाइम को गवाते हुए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारी हेडिंग है टाइप्स ऑफ बिल्स इन इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट में कितने प्रकार के बिल्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप का बिल होता है ऑर्डिनरी बिल्स। ये बिल्स वो वाले बिल्स होते हैं जिसमें किसी भी तरह का फाइनेंशियल सब्जेक्ट में हम लोग डील नहीं करते। कोई फाइनेंशियल मैटर जो है, जिन बिल्स का पार्ट नहीं होता, उन बिल्स को हम लोग ऑर्डिनरी बिल्स बुलाते हैं। ये बिल जो है लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। चाहे आप लोकसभा में इनको स्टार्ट कर सकते हैं, इनको पास करने का जो प्रोसीजर है लोकसभा में भी शुरू किया जा सकता है और राज्यसभा में भी शुरू किया जा सकता है। और कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं होता इनके पास करने के लिए, कोई अलग से कोई चीज नहीं होती है। जैसे बाकी बिल्स पास होते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स सारे उसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम कंट्रास्ट करें तो दूसरे होते हैं मनी बिल्स। मनी बिल्स जो है वो केवल और केवल फाइनेंशियल मैटर्स यानी टैक्सेशन, बोरोविंग या एक्सपेंडिचर जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, केवल उसी के लिए पास करवाए जाते हैं। जैसे कि कोई बिजनेसमैन होता है, उसका एक करंट अकाउंट होता है, उसी तरीके से भारत सरकार का भी जो करंट अकाउंट होता है उसको हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। भारत सरकार के सारे पैसे, सारे फाइनेंसेस, सारे टैक्स का पैसा जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता है। और भारत सरकार का लगभग सारा खर्चा जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही जाता है। तो कंसोलिडेटेड फंड में आने का और जाने का जो कुछ भी हिसाब बनता है, उस बिल को, उससे रिलेटेड किसी भी कानून को अगर बनाना है तो जो बिल आएगा उसको मनी बिल बुलाया जाएगा। ये जो मनी बिल है ये केवल और केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने से पहले इसे रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना मनी बिल जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तीसरी बात ये कि राज्यसभा जो है वो इस बिल को ना तो अमेंड कर सकती है ना रिजेक्ट कर सकती है, और केवल अपनी रिकमेंडेशंस दे सकती है 14 दिन के अंदर। यानी राज्यसभा की मनी बिल के मामले में जो पावर्स है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। लिमिटेड पावर्स क्या है, ना तो वो इस बिल को रिजेक्ट कर सकती है, ना ही वो इसे पास करने का कोई अधिकार रखती है। मतलब कि अगर राज्यसभा को लगता है कि ये बिल जो है इसमें किसी अमेंडमेंट की जरूरत है या इसको नकारने की जरूरत है, तो राज्यसभा की इसमें पावर्स बहुत लिमिटेड है। अगर वो इसे अमेंड करना भी चाहती है राज्यसभा, तो उसे अपनी अमेंडमेंट्स जो हैं वो लोकसभा को भेजनी होगी और लोकसभा ये डिसाइड करेगा कि क्या वो इन अमेंडमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करेगा या इनको नजरअंदाज करेगा या इग्नोर करेगा। तो इसका मतलब ये है कि राज्यसभा की कोई भी पावर नहीं है मनी बिल के रिगार्डिंग। राज्यसभा केवल और केवल एक काम कर सकता है, वो मनी बिल को 14 दिन तक डिले कर सकता है। 14 दिन के बाद ये मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने मनी बिल को अप्रूव या पास कर दिया है। अगले जो बिल्स आते हैं वो होते हैं फाइनेंशियल बिल्स। फाइनेंशियल बिल्स को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए के अंदर वो प्रोविजंस आते हैं जो एक्सपेंडिचर और फाइनेंसेस और टैक्सेशन से रिलेटेड हैं, लेकिन पूरे तरीके से मनी बिल्स नहीं है। ऐसे बिल्स को हम लोग फाइनेंशियल बिल्स कैटेगरी ए बुलाते हैं। जबकि फाइनेंस के मैटर्स से रिलेटेड अगर कोई और प्रोविजन हम लोग अमेंड करना चाहते हैं तो वो फाइनेंशियल बिल्स कैटेगरी बी का पार्ट माने जाते हैं। ये दोनों फाइनेंशियल बिल्स कैटेगरी ए और कैटेगरी बी पूरे तरीके से मनी बिल्स नहीं होते हैं। मनी बिल्स के अंदर जो जो रिक्वायरमेंट है ये पूरे तरीके से पूरी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये पैसे और फाइनेंसेस से रिलेटेड होते हैं। इस वजह से फाइनेंशियल बिल्स को भी प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने के लिए। यानी बगैर प्रेसिडेंट की
रिकमेंडेशन के फाइनेंशियल बिल्स जो हैं वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किए जा सकते। चौथे तरह के बिल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स का मतलब है वो बिल्स जो हमारे संविधान में किसी प्रकार का चेंजेस लेकर आए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करे। ये किसी भी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं और इन्हें पास करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। दे रिक्वायर स्पेशल मेजॉरिटी फॉर देयर पैसेज। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, ये हम आज के ही लेक्चर में लेटर पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ी देर में हम इसके ऊपर वापस आएंगे। और इन्हें प्रेसिडेंशियल असेंट की जरूरत नहीं है, यानी कि अगर आप लोकसभा और राज्यसभा से किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास कर देते हैं तो प्रेसिडेंट को उस बिल को पास करना होगा। अगला जो बिल आता है हमारे पास वो आता है एप्रोप्रिएशन बिल्स। एप्रोप्रिएशन बिल्स का मतलब जब भी बजट पास होता है और बजट पास होने के बाद हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने की बात करते हैं, पैसा निकालते हैं, तो उस पैसे को निकालने के लिए एक मनी बिल जो है वो पास करवाना पड़ता है। उस मनी बिल का नाम है एप्रोप्रिएशन बिल। यानी एप्रोप्रिएशन बिल ही वो बिल है जिसके थ्रू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे को निकाला जा सकता है। ये गवर्नमेंट को ऑथराइज करता है ताकि वो फंड्स को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालकर जहां पर भी उसको खर्चा करने की जरूरत है वहां पर वो उसका खर्चा कर सके। तो इसीलिए ये एक तरह का मनी बिल माना जाता है। अगला बिल होता है प्राइवेट मेंबर्स बिल। हम ये जानते हैं कि हमारी जो लोकसभा और राज्यसभा है उसमें कुल मिलाकर लगभग 800 एमपीज होते हैं, लगभग 800 एमपीज। लेकिन ये सारे के सारे एमपीज लेजिस्लेचर का हिस्सा होते हैं। इनमें से कुछ एमपीज जो है वो एग्जीक्यूटिव माने जाते हैं। एग्जीक्यूटिव एमपीज का मतलब होता है ऐसे एमपीज जो गवर्नमेंट को डिनोट करते हैं, जिनका मतलब होता है कि ये सरकार बनाते हैं। तो जो एमपीज केवल लेजिस्लेचर का हिस्सा है लेकिन सरकार का या एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं है, ऐसे मंत्रीगण, ऐसे लोग, ऐसे एमपीज, ऐसे सांसद जब किसी प्रकार का कोई बिल इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस बिल को प्राइवेट मेंबर्स बिल कहा जाता है। यानी एक सांसद, एक एमपी, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का है, चाहे वो रूलिंग बीजेपी का है, लेकिन वो मंत्री नहीं है, अगर वो कोई बिल इंट्रोड्यूस करता है तो उसे प्राइवेट मेंबर्स बिल कहा जाता है। अब ऐसे में अगर वो सांसद बीजेपी का है तो वो बिल अगर इंट्रोड्यूस करता है तो वो एक तरीके से सरकार उस बिल को हाईजैक कर लेगी, टेक अवे कर लेगी, ले लेगी सरकार बिल, और वो बिल जो है वो गवर्नमेंट बिल बन जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो एमपी है वो कांग्रेस का है या किसी और अन्य पार्टी का है जो सत्ता दल का पार्ट नहीं है, जो सत्ता में नहीं है। तो ऐसे में उस बिल को कई बार हमारे देश की जो सरकार है वो रिजेक्ट कर देती है। लेकिन अगर बिल बहुत अच्छा है तो उसके प्रोविजंस को अडॉप्ट करके वो अपनी तरफ से एक बिल लेकर आती है और ऐसे बिल्स को हम लोग गवर्नमेंट बिल बुलाते हैं। यानी बिल्स दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो गवर्नमेंट बिल्स है या तो उनको सरकार एग्जीक्यूटिव लेकर आ रहा है, और अगर एग्जीक्यूटिव या सरकार उसको नहीं लेकर आ रही है तो फिर वो प्राइवेट मेंबर्स बिल है, यानी कि उसको एक आम सांसद जो है वो लेकर आया है। तो इस तरीके से ये प्राइवेट मेंबर्स बिल और गवर्नमेंट बिल में ये डिफरेंसेस होते हैं। अगर हम पैसेज ऑफ द बिल्स के प्रोसीजर की बात करें कि कोई बिल कैसे पास होता है, तो हर बिल को पास होने के लिए 3 रीडिंग्स लगती हैं। सबसे पहली रीडिंग होती है इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर बिल के केवल इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को बताया जाता है, बिल की हेडिंग को बताया जाता है और पार्लियामेंट को यह बताया जाता है कि हम एक बिल लेकर आ रहे हैं और ये उस बिल का पर्पस है। केवल इतना ही। इस समय में फर्स्ट रीडिंग के टाइम पर किसी प्रकार की कोई वोटिंग या कोई डिस्कशन नहीं होती है। उसके बाद बिल का सेकेंड रीडिंग का टाइम आता है, उसके बाद बिल को सेकेंड रीडिंग के लिए भेजा जाता है। सेकेंड रीडिंग के अंदर बिल किसी न किसी पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया जाता है ताकि वो पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसके अंदर ऑपोजिशन के भी लोग हो, दूसरी पार्टियों के भी लोग शामिल हो, वो उस बिल को डिटेल्ड उनके ऊपर डिस्कशन करके अपनी रिपोर्ट को तैयार कर सके ताकि पार्लियामेंट को एनलाइटन किया जा सके। उस बिल के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड डिस्कशन जो है वो सेकेंड रीडिंग में होती है। और हाउस के अंदर भी पार्लियामेंट्री कमेटी के बाद या उसके पैरेलली हाउस में भी जनरल डिस्कशन जो है वो उस बिल के बारे में की जाती है।
उस बिल का क्लॉज बाय क्लॉज कंसीडरेशन किया जाता है और नेसेसरी अमेंडमेंट्स को प्रपोज किया जाता है। अगर किसी को लगता है कि इस बिल के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत है तो वो अमेंडमेंट्स को प्रपोज किया जाता है और उसके बाद थर्ड रीडिंग यानी फाइनल रीडिंग आती है, जिसके अंदर बिल का एक फाइनल ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जाता है और उसके ऊपर डिबेट किया जाता है और डिबेट के बाद उस पर वोटिंग करवाई जाती है। अगर ऑर्डिनरी बिल है तो सिंपल मेजॉरिटी से उसे पास कर दिया जाता है और अगर वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो फिर उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। तो इस तरीके से वो बिल को पास किया जाता है। और दूसरा प्रोविजन ये भी है कि अगर वो ऑर्डिनरी बिल है और मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक हाउस ने उसको रिजेक्ट कर दिया है तो यहां पर हमारे जॉइंट सिटिंग का भी प्रोविजन हो सकता है। जॉइंट सिटिंग जो है वो केवल और केवल ऑर्डिनरी बिल्स के अंदर ही पॉसिबल हो सकती है। अगर ये प्रोसीजर किसी एक हाउस के द्वारा फॉलो किया गया है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग के बाद उस बिल को पास कर लिया जाता है तो यही सारा प्रोसीजर जो है वो दूसरे हाउस में भी फॉलो किया जाएगा। लेकिन अगर वो मनी बिल है तो मनी बिल के अंदर राज्यसभा केवल कुछ चेंजेस को सजेस्ट कर सकते हैं, केवल 14 दिन तक डिले कर सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऑर्डिनरी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के केस के अंदर जो दूसरा हाउस है वहां पर भी फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग के बाद डिस्कशन होगा और वोटिंग होगी। जब ये बिल लोकसभा और राज्यसभा यानी दोनों पार्लियामेंट के सदनों से पास हो जाता है उसके बाद ये जो बिल है, चाहे वो ऑर्डिनरी बिल है, मनी बिल है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर प्रेसिडेंट के असेंट की जरूरत नहीं है, उसके बाद ये बिल्स जो हैं वो प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए भेजे जाते हैं, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए ये बिल्स जो हैं वो भेज दिए जाते हैं। ऑर्डिनरी बिल्स और मनी बिल्स जो है प्रेसिडेंट जो है उनको अप्रूव भी कर सकता है और उनको वापस भी कर सकता है कुछ सजेशंस के साथ। लेकिन अगर वो बिल्स वापस आ जाते हैं प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए तो प्रेसिडेंट को उन्हें अप्रूव करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के अंदर प्रेसिडेंट की मजबूरी है कि वो इन्हें असेंट दे। ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन तभी पॉसिबल है अगर बिल एक ऑर्डिनरी बिल है और लोकसभा राज्यसभा में से किसी एक सदन ने इसे पास कर दिया है जबकि दूसरे सदन से ये पास नहीं हुआ है। इन कंडीशंस के अंदर ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन भी अडॉप्ट किया जा सकता है और बिल को पास करवाया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास एक प्रोविजन और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश। आप ये जानते हैं कि हमारी पार्लियामेंट 12 के 12 महीने सदन में नहीं बैठती है। लोकसभा और राज्यसभा के 3 सेशंस लगते हैं। तो इन 3 सेशंस के अलावा ऐसा बहुत सा समय होता है जब पार्लियामेंट के अंदर सदन नहीं लग रहा होता, ना लोकसभा बैठती है ना राज्यसभा। लेकिन अगर उस टाइम पर हमारे को किसी इंपॉर्टेंट बिल को पास करने की जरूरत आन पड़े, कोई इंपॉर्टेंट बिल पास करना हो, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? वो काम हम ऑर्डिनेंस के थ्रू कर सकते हैं। यानी टेम्परेरी लॉ को हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव करवा सकते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। यानी जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है ऐसे समय में भी किसी न किसी कानून को बनवाया जा सकता है और उसे ऑर्डिनेंस कहा जाता है। ऐसा ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पास किया जाता है। ये इतना ही ताकतवर होता है जितना कि अगर वो पार्लियामेंट से पास होता तब जितना ताकतवर होता तो ऑर्डिनेंस भी उतना ही पावरफुल माना जाता है। तो ये इक्विवेलेंट होता है एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि क्योंकि इसे पार्लियामेंट ने पास नहीं किया है तो जैसे ही पार्लियामेंट रीअसेंबल होगा, दोबारा फिर से पार्लियामेंट की रीअसेंबली होगी, उसी टाइम पर विद इन 6 वीक्स इसको दोबारा से अप्रूव करवाना जरूरी है। यानी कि ऑर्डिनेंस जब पास हो जाता है तो वो एक कानून की तरह काम करता है देश में। लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट सत्ता में सेशन में वापस आती है तो विद इन 6 वीक्स, 6 हफ्ते के अंदर अंदर उस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना जरूरी है। अगर पार्लियामेंट उसे 6 हफ्तों के अंदर अंदर अप्रूव नहीं करती है तो ऑर्डिनेंस नल एंड वॉइड हो जाएगा। वो ऑर्डिनेंस जो है वो सस्टेन नहीं करेगा और वो कानून जो है, जो ऑर्डिनेंस बनाया गया है, वो 6 हफ्तों के बाद वो प्रैक्टिस में नहीं रहेगा। तो ये जो ऑर्डिनेंस है केवल और केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस
के ऊपर ही किया जा सकता है और केवल उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, उन्हीं मैटर्स के ऊपर ऑर्डिनेंस को लाया जा सकता है जो पार्लियामेंट की पावर्स के अंदर है। यानी पार्लियामेंट की जो पावर है, जो कानून बनाने की पावर है, केवल उन्हीं मैटर्स के ऊपर हम लोग ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। जैसे हम लोग पार्लियामेंट के अंदर सेंट्रल लेवल पर ऑर्डिनेंस को लेकर आ सकते हैं पार्लियामेंट के बिना, पार्लियामेंट की सहमति के बिना, उसी तरीके से स्टेट्स के अंदर भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जब सेशन में नहीं होती तो गवर्नर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पर ऑर्डिनेंस ला सकता है। वो आर्टिकल 213 के तहत ये चीज संभव है और इसका मतलब ये है कि ऑर्डिनेंस जो है वो स्टेट के अंदर भी पॉसिबल है और वहां पर भी प्रोविजन सेम है। जैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वापस से सेशन में आएगी तो 6 हफ्तों के अंदर अंदर हमें स्टेट ऑर्डिनेंस को भी उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा और उसे पास करवाना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोविजन जो है वो ऑर्डिनेंस के बारे में है। अगर हम टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी की बात करें इंडियन पार्लियामेंट के अंदर, तो सबसे बेसिक मेजॉरिटी आती है सिंपल मेजॉरिटी, जिसके अंदर चाहिए 50% प्लस 1। यानी कि जो लोग उस टाइम पर पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उनका 50% प्लस 1। यानी कि अगर मान लीजिए कोई बिल लोकसभा में पास होने के लिए आया है, लोकसभा की कुल सीटें हैं 543, लेकिन उस टाइम पर जब वो बिल पास होने के लिए आया उस टाइम पर लोकसभा में केवल 300 लोग बैठे हुए थे। तो ऐसे में सिंपल मेजॉरिटी का प्रोविजन ये कहता है कि इस टाइम पर 151 सीट्स जो हैं, 151 वोट्स चाहिए उस प्रोविजन को अप्रूव होने के लिए, उस रिजोल्यूशन को पास होने के लिए, उस बिल को पास होने के लिए कुल कितनी वोट्स चाहिए? 151। तो इस तरह के जो बिल्स हैं, ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स और नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर हमारे को सिंपल मेजॉरिटी लगती है। दूसरी तरह की मेजॉरिटी होती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब है 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। यानी कि अगर 543 लोग हैं लोकसभा के अंदर, लोकसभा में 543 लोग हैं, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब है कि 272 लोग वोट्स चाहिए उस प्रोविजन को पास होने के लिए, उस बिल को पास होने के लिए 272 वोट्स चाहिए। फिर आता है इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब है जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है लोकसभा की उसका 50%। यानी कि मान लीजिए लोकसभा में 543 सीट्स हैं, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति रिजाइन कर चुका है और 2 व्यक्तियों की डेथ हो गई है, 2 सांसदों की डेथ हो गई है, तो इफेक्टिव मेजॉरिटी लोकसभा में कितनी है? 540। तो यानी कि 540 का हाफ हुआ 270 प्लस 1, यानी कि उस प्रोविजन को पास होने के लिए 271 वोट्स चाहिए, क्योंकि आपने 3 वोट्स हटा दी जिन लोगों ने रिजाइन कर दिया है या जिनकी डेथ हो चुकी है। ये इफेक्टिव मेजॉरिटी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को रिमूव करने के लिए और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के लिए, इनके रिमूवल के लिए हमारे को इफेक्टिव मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। और आखिरी में आता है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी को समझना बहुत जरूरी है। स्पेशल मेजॉरिटी ये कहता है कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। यानी कि अगर लोकसभा के अंदर 543 सीट्स हैं तो मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप का मतलब है 272, यानी कि 272 तो मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप हो गई। और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, मान लीजिए जिस समय में वोटिंग करवाई जा रही थी उस टाइम पर टोटल 450 मेंबर्स मौजूद थे उस हाउस के अंदर, तो उसका 2/3 यानी कि 300। तो 300 में से और 272 में से बड़ी फिगर कौन सी है? 300। तो यानी कि 300 वोट चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी को पास होने के लिए। यानी अगर लोकसभा में 543 सीट्स हैं और किसी पर्टिकुलर डे पर 450 लोग मौजूद हैं, सांसद मौजूद हैं, तो यानी कि इफ स्पेशल मेजॉरिटी के हिसाब से उस टाइम पर हमारे को 300 वोट चाहिए। अगर मान लीजिए कुल 300 लोग ही मौजूद हैं, 300 सांसद एमपीज ही मौजूद हैं, तो 2/3 हो गया इसका 200 और हाफ हो गया 272। तो ऐसी सिचुएशन में आपको 272 वोट्स चाहिए। तो यानी कि 272 से कम वोट्स तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी में कभी भी आपके पास नहीं होने चाहिए।
स्पेशल मेजोरिटी के प्रोविजंस के तहत 272 वोट्स तो कम से कम होने चाहिए और 272 से ऊपर भी हो सकते हैं अगर ज्यादा लोग प्रेजेंट होंगे। उनका 2/3 जो मेजोरिटी है उनकी कंसीडर की जाएगी और दोनों में से जौन सा नंबर, जो भी नंबर ज्यादा होगा उसे एक्चुअली में कंसीडर किया जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। तो इस तरीके से भारत की पार्लियामेंट में, भारत की संसद के अंदर जो बिल्स है, अलग अलग तरीके के बिल्स इस तरीके से पास किए जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको बिल्स के बारे में और ऑर्डिनेंस के बारे में और बिल्स के पैसेज के बारे में, मेजोरिटीज के बारे में सारी जानकारी जो है वो आपको मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और अपनी CUET जीके की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।